सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अंत तक जुटे रहिए। हमेशा कभी निराश नहीं होना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि जो टाइम अभी है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसमें कैसे बेहतर किया जाए। और एग्ज़ाम के टाइम में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए। एग्ज़ाम के दिन उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले कभी भी नर्वस नहीं होना है। आपको ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आपने काफ़ी मेहनत किया है और आप बेहतर करिएगा। चंडीगढ़ का मशहूर हंगर हैकर्स खुल गया आपके शहर दरभंगा में, जहां आप फास्ट फूड के डिफरेंट वैरायटीज का स्वाद चख सकते हैं। बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पास्ता आदि मिलता है सबसे सस्ता, सबसे लजीज। अगर चाहते हैं स्वादों से भरपूर तो घूमने आइए हंगर हैकर्स जरूर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। शिक्षा संवाद नाम से एक प्रोग्राम हमारे द लाइव इंडिया पे पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चल चुका है और ये सफ़र शुरू हो चुका है। नए साल में, नए सवेरा में नई ऊर्जा के साथ छात्र छात्राएं और जो भी अकेडमिशियन इस शहर के या इस राज्य के, वो अभी संभले ही थे। कदम में रफ्तार थोड़ा सा आया ही था कि फिर से कोरोना और कोरोना का जो बाई प्रोडक्ट है ओमिक्रॉन, या जो भी सब टाइटल्स देना चाहें आप दे दें, इन पूरे मार्केट को, इन पूरे क्षेत्र को दोबारा से अपने कब्ज़े में कर लिया और हमारी सरकार को मजबूरीवश लोगों को जीवित रखने के लिए गाइडलाइंस जारी करना पड़ा और लॉकडाउन फिर से करना पड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र, कोई सेक्टर प्रभावित हुआ है, इफ़ेक्टेड हुआ है और फ्रीज़, एक तरह से कहिए फ्रीज़ हो चुका है, तो वो एजुकेशन है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, टेबल ट्यूशन है या मेंटोर्स हैं हमारे, जो टीचर हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, जो संस्था चला रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो इस बहती हुई धारा में भी बच्चों को पार लगाने के लिए कमर कसे हुए हैं और अपनी जान पे खेल कर और मेहनत कर रहे हैं दिन रात। नया साल भी आ चुका है। अगले महीने फरवरी 2022 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम भी होना है, 10th का एग्ज़ाम होना है। मैट्रिकुलेशन में जो भी सेंटअप कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में हम आज आप पहुँचे हैं दरभंगा के इंटीग्रेटेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के मेंटोर हैं, संचालक कह लीजिए, संस्थापक कह लीजिए, सर्वेसर्वा कह लीजिए, इंजीनियर रवि रंजन झा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके कुछ एक्सपीरियंस को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा बातचीत में वक्त गवाने से पहले हम इनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, नए साल की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और द लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। द लाइव इंडिया शो के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को। नए साल में, नए सवेरा में नई ऊर्जा के साथ आपने सफ़र शुरू किया, आपके स्टूडेंट ने सफ़र शुरू किया, लेकिन कोरोना ने इस सफ़र को, इस रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जी, ये तो निश्चित रूप से पिछले 2 सेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि कोविड के कारण बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है और टीचर्स को भी दिक्कत हो रहा है, पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं। बट उसके बावजूद हमें इसमें भी पॉजिटिव ही खोजना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस करती है वो हम आम जनता के हित में ही करती है। तो बच्चों के लिए यही है कि सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर हों, खुद को पॉजिटिव रखें और ये कोशिश करें कि जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। खास करके जो बच्चे 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 1 फरवरी से, तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि अभी वो पॉजिटिव रहें और उनका तो लगभग सिलेबस ख़त्म हो ही चुका है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। वो अच्छे से रिवीजन करें इन चीज़ों को। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना भी है और लॉकडाउन भी है और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बचा है केवल रास्ता। तो ऐसे में जो बोर्ड कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं,
उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से दूर होना चाहिए बच्चों को? जी, सबसे पहले तो जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देंगे उनको हमेशा एक कॉन्फिडेंट रहना है कि अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं भी कवर किया है, अगर आपने 60 या 70% सिलेबस भी कवर किया है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे। आपको आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव ही करना है। आपको उसके बाद भी माने दोगुना ऑप्शंस हर मतलब पैटर्न में, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस 30 में आपको 15 करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको 8 में 4 करना है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आपके पास 200 मार्क्स का पेपर है और उसमें से आपको सिर्फ 100 मार्क्स करना है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि अगर आपने 60 या 70% सिलेबस को अच्छे से कवर किया है तो बिहार बोर्ड में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और जो आपने अच्छे से पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है। अगर 1-2 टॉपिक या 1-2 चैप्टर आपका वीक है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अभी के टाइम में। जो बच्चों ने अभी सफ़र शुरू ही किया था, संभले ही थे कि फिर से आफत की घड़ी आ चुकी है, तो उनकी सफ़र जो है, उनका जो रफ्तार है थोड़ा धीमा पड़ गया है। उनको फिर से री एनर्जेटिक और फिर से ऊर्जावान करने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रैटेजी है कि वैसे बच्चे फिर से ऊर्जावान होकर नए सवेरे में नए जोश के साथ तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है? जो 12th के बच्चे हैं उनके पास अभी 20 डेज है, तो मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि आप अभी 20 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ें। जैसे मैथमेटिक्स है तो अगर 13 चैप्टर है तो आप उसमें से 7 या 8 चैप्टर्स पे फोकस करें, जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एंड 3D। इन 7 चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर करें, इन्हीं को रिवीजन करें और लास्ट मोमेंट पे आप कुछ अनसीन क्वेश्चन को प्रयास करें, जैसे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। आप ये प्रयास करें कि 3 घंटा में एक पूरे पेपर को सॉल्व करना है और 3 आवर आपको कंटिन्यूअस बैठ के पेपर देना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगा और आप ये देख पाइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चंस हो पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना खुद का एक नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसी को बार बार रिवीजन करें अंतिम मोमेंट पे। और अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नींद सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब 7 आवर्स 6 आवर्स रोज़ डेली स्लीप कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और अंत में आप घबराइए नहीं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ जो भी टाइम है उसमें अच्छा से अच्छा रिवीजन कीजिए आप। जो सुदूर इलाके में जो स्टूडेंट हैं आपकी, और जो स्टूडेंट बोर्ड या इंटरमीडिएट की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने वक्त को और अपने जिस्म को झोंक चुके हैं, वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाएं कि थॉरो स्टडी, फिज़िकल मोड करें, स्टडी करें, किताबों के माध्यम से करें। मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, तो क्या करें? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना पसंद करें, प्राथमिकता दें, कि वो बुक के माध्यम से घुसें अंदर? नहीं, अब जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनको तो मैं यही कहूँगा कि अब ज़्यादा आपको अपने आप को मतलब मिसगाइड नहीं करना है, अब इधर उधर के कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है। आपने जहाँ भी पढ़ा है वहाँ का जो नोट्स है, टीचर्स का नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, और NCERT के मतलब NCERT लेवल पे ही आप काम करें और जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको करें। लेकिन जो 11th के बच्चे हैं जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनको अभी जो है ऑनलाइन कहीं पे जुड़ जाना है, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ कनेक्टेड रहना है। हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ ये ऑफलाइन कोचिंग अभी बंद रहे, तब तक आपको कनेक्टेड रहना है पढ़ाई के साथ। नहीं तो अगर एक बार आपका लिंक टूट जाएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा और फिर बाद में आप हो सकता है परेशान होइएगा। डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन अब हर जगह लागू हो गया, अपने देश हो या पूरे विश्व की बात कर लें तो। ऐसे में माँ बाप के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर क्या एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव बन पाता है? और वो अगर ऐसे गार्जियन जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो 24 घंटे अपने सेलफोन को चार्ज कर सकें, बैकअप रिचार्ज कर सकें या चार्ज कर सकें, बिजली नहीं है, तो ऐसे में बच्चे और माँ बाप दोनों मनोवैज्ञानिक दबाव के शिकार हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से माँ बाप भी और बच्चे भी कैसे खुद को बाहर निकालें?
देखिए, ये सही चीज़ है कि ऑनलाइन कभी भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। और ख़ास करके जैसे दरभंगा में यहाँ पे जो बच्चे आते हैं 80-90% बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास उतना व्यवस्था नहीं है, उनके पास निश्चित रूप से कमी है इन चीज़ों का। तो उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि एक फ़ोन का व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, और जितना हो पाए, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना 100% नहीं हो पा रहा है, 40%, 50%, कम से कम आप कनेक्ट तो रह सकते हैं। आप अपने बच्चों को कनेक्ट रखिए पढ़ाई से, ताकि वो कम से कम जुड़े रहें, ताकि एक बार फिर से जब ऑफलाइन स्टार्ट हो तो अचानक से उनको प्रेशर ना हो। अगर मतलब मानिए नहीं, अगर वो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यूट्यूब पे कुछ कंटेंट हैं, वहाँ से कम 1-2 चैप्टर तो कर ही सकते हैं 1-2 महीना में, ताकि वो पढ़ाई के साथ कनेक्टेड रहें, बाद में उन्हें प्रेशर ना हो, बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होना पड़े। तो ये चीज़ है, कनेक्ट रहना है किसी न किसी रूप से पढ़ाई के साथ। आजकल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एकेडमिशियन हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑन स्क्रीन पर्दे के ऊपर ना आकर बराबर ऊर्जा के साथ समानांतर रूप से शिक्षण पठन पाठन क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उसमें आप भी हैं एक, और स्टूडेंट भी हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो अनसंग हीरो हैं हमारी सोसाइटी के, हमारे एजुकेशन सेक्टर के, उनके लिए आप क्या मैसेज कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से बच्चों की मदद कर सकें, स्टूडेंट की मदद कर सकें और समाज की मदद कर सकें इस कोविड जैसी वैश्विक जो महासंक्रमण है इस स्थिति में, इस परिस्थिति में? देखिए, सबसे पहले तो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं हो, उनको हमेशा मोटिवेट करना है, उसको हमेशा री एनर्जाइज करना है कि ठीक हो जाएगा, जो भी होगा ठीक ही होगा। हमेशा उनको पॉजिटिव जोन में रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, ताकि बच्चे परेशान ना हो, उनको ये ना हो कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा। उनको हमेशा ये रखना है कि भाई ये सबके लिए है, ये कोई ऐसा तो नहीं है एक दरभंगा या मतलब किसी एक सोसाइटी के लिए, एक बच्चों के लिए है, ये सबको ही ऐसे ही करना है ये तो। और ख़ास करके पिछले 2-3 वर्षों में तो अब आदत भी हो गया, हम लोग भी लाइव बैचेज देते हैं, ऑनलाइन बैचेज हम लोग भी दे रहे हैं, जूम ऐप से या मतलब कि गूगल मीट से, टीच मीट से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। धीरे धीरे हम लोग भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उन क्षेत्र में, तो धीरे धीरे हो जाएगा। और ये तो अब होना ही चाहिए, बच्चों को भी मतलब थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सेशन से ये चीज़ हो रहा है, तो मजबूत रहना ही पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना ही चाहिए। पेरेंट को भी मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को हमेशा कोशिश ये रखना चाहिए कि उनका मनोबल नीचे नहीं जाना चाहिए और बच्चे पॉजिटिव रहें। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो एवरेज, जो औसत दर्जे के बच्चे हैं, ऑब्वियसली संभवतः हम मानते हैं, हम सहमत हैं कि आपकी आंखों के सामने हर तरह के बच्चे आते होंगे, हर परिवेश के बच्चे आते होंगे और हर लेवल ऑफ ब्रिलियंसी और इंटेलिजेंसी के बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, बराबरी और ईमानदारी के साथ बिठाकर पढ़ाते होंगे। तो जो औसत क्लास के, औसत दर्जे के, औसत लेवल के जो बच्चे हैं इंटेलिजेंसी पावर में, तो वो अगर अब शुरू करें मैथमेटिक्स का चैप्टर, तो वो सिलेबस को कवर करें या टू द पॉइंट टारगेट अचीव करें? देखिए, जो बच्चे मैथमेटिक्स में, होता क्या है, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है कि उसमें आपको कैलकुलेटिव होना पड़ता है, उसमें आपका एक स्पीड होना चाहिए, एक एक्यूरेसी होना चाहिए। और अगर मैथमेटिक्स में आप थोड़ा ठीक हैं, कैलकुलेटिव ब्रेन है आपको, तो बाकी सब्जेक्ट पे भी असर पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट में भी बच्चे अच्छा करते हैं। तो जिन बच्चों का बेस अच्छा होता है, जो 7, 8, 9, 10 से ही अच्छा होते हैं मैथ में, उनको तो कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं, उनको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा सेलेक्टिव टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, जो बेसिक टॉपिक्स है, ताकि अभी भी काम आए और बाद में भी काम आए। तो बेसिक टॉपिक्स को अच्छा कीजिए, बेसिक चैप्टर्स को अच्छा कीजिए, और जिस चैप्टर में आप कम समय में, कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट गेन्स कर सकते हैं, उस पर अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा अभी के टाइम में। जनरलाइज अगर आप अपने ओपिनियन और अपने थॉट को कीजिए, अगर मैं कहूँ कि आप अपने आप को सार्वजनिक कीजिए, तो कौन सा चैप्टर ऐसे स्टूडेंट को उठाए जो टू द पॉइंट हिट करे और वो नंबर भी ले आए और पास भी कर जाए?
देखिए, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D, ये जो 4 चैप्टर है इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चैप्टर्स उतना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है ये चैप्टर, और इनमें पुराने दूसरे चैप्टर का उतना ज़्यादा भी मतलब इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये 4 चैप्टर जो है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर 3D, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके बाद अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF जो है उस पर आपको थोड़ा अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि अगर ITF आपको पता है तो फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर ये 6-7 चैप्टर आप अच्छा कीजिए तो निश्चित रूप से आप 80+ स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो हैं सर, उनको बच्चे कैसे याद करें, कि कॉन्सेप्चुअलाइज करें, कि मेमोराइज करें, या लिखकर प्रैक्टिस करें, या बोलकर प्रैक्टिस करें, क्या करें इनके लिए? देखिए, मैथ में खास करके ना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप याद नहीं कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट के साथ मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कंसेप्ट सेम रहेगा, डिजिट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में। और साथ ही साथ एक चीज़ मैथ में हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर तक पहुँचिए। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, देख के छोड़ देते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, तो हो सकता है एग्जाम में आप आंसर तक नहीं पहुँच पाए। तो मैथ में जो भी क्वेश्चन आप करें, चाहे ईजी हो या टफ हो या एवरेज क्वेश्चन हो, आप आंसर तक पहुँचिए। तब ये एक टेंडेंसी डेवलप होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को हम अंत तक करें, और हमेशा कंसेप्ट के साथ। और ख़ास करके मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में मोर देन 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट पे होते हैं। सिर्फ 10 या 20% क्वेश्चन ही ट्रिकी होते हैं। तो अगर आप फार्मूला बेस्ड और छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आखिरी में चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो सेंट्रप कैंडिडेट हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं और अगले महीने फरवरी 2022 में उनका परीक्षा है, तो उनके लिए क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे, क्या संवाद आप बांटना चाहते हैं? सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अंत तक जुटे रहिए। हमेशा कभी निराश नहीं होना है। आपको हमेशा ये सोचना है कि जो टाइम अभी है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसमें कैसे बेहतर किया जाए। और एग्ज़ाम के टाइम में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए। एग्ज़ाम के दिन उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले कभी भी नर्वस नहीं होना है। आपको ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आपने काफ़ी मेहनत किया है और आप बेहतर करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में जब आप जाइएगा तो वहाँ स्पीड का ध्यान रखिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो भी होते हैं तो उसमें टाइम पे ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखें कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो टॉपिक आपको आता है वो सही करके आना है। बच्चों को नंबर कम क्यों आता है? क्योंकि वो जो जानते हैं उसको गलत करके आ जाते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो उसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। उसके बदले में जो आप जानते हैं उसमें सही करके आना है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।